स्टूडेंट्स, आज हम फ्रेनल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पहले पढ़ा था कि गोलीय और बेलनाकार तरंगाग्रों के लिए अवरोधों से उत्पन्न विवर्तन की घटना की व्याख्या हमने पिछली बार की थी। इस प्रकार के विवर्तन को हम फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। इसमें अवरोध या छिद्र जिसको कि हम विवर्तक कहते हैं, से प्रकाश स्रोत तथा पर्दा दोनों सीमित दूरी पर होता है। अतः हम समतल तरंगाग्र द्वारा विवर्तक से उत्पन्न विवर्तन घटना की व्याख्या करेंगे। अब हम इसकी व्याख्या प्लेन वेवफ्रंट की व्याख्या करेंगे। प्लेन वेवफ्रंट से जो उत्पन्न विवर्तन होता है उसको हम फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। इसमें स्रोत तथा पर्दा दोनों विवर्तक से अनंत दूरी पर होते हैं। व्यवहार में प्रकाश स्रोत S को हम उत्तल लेंस L1, यहाँ पर L1 दिखाया गया, इससे फोकस पर रखकर समतल तरंगाग्र प्राप्त करते हैं तथा समतल तरंगाग्र को अन्य उत्तल लेंस L2 के माध्यम से हम पर्दे पर फोकस करते हैं। फ्रेनल और फ्राउनहोफर की घटनाओं में प्रमुख जो विभेदी बिंदुओं की अग्र सारणी में प्रस्तुत किया गया है। फ्रेनल विवर्तन स्रोत तथा पर्दा दोनों विवर्तक से समान दूरी पर होते हैं। इसमें स्रोत तथा पर्दा दोनों विवर्तक से अनंत दूरी पर होते हैं। आपतित तथा विवर्तित तरंगाग्र या तो गोलीय होते हैं या बेलनाकार होते हैं। इसमें आपतित और विवर्तित तरंगाग्र दोनों समतल होते हैं। तीसरा डिफरेंस है प्रेक्षण लेंस और दर्पण की सहायता के बिना यह फ्रेनल विवर्तन प्राप्त किए जाते हैं, जबकि इसमें प्रेक्षण लेंस की सहायता के लिए ली जाती है क्योंकि विवर्तित प्रकाश दूरदर्शक द्वारा देखा जाता है। चौथा, इसमें विवर्तक प्रारूप विवर्तक स्रोत एवं पर्दे की दूरियों पर निर्भर करता है। इसमें आपतित और विवर्तित किरणों की अनिति महत्वपूर्ण होती है, मतलब वो इंक्लिनेशन महत्वपूर्ण होता है। विवर्तन प्रतिरूप के केंद्र में कभी अधिकतम कभी न्यूनतम तीव्रता होती है। यह उद्भासित अधावर्ती कटिबंधों की संख्या पर निर्भर करती है। विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र हमेशा प्रदीप्त होता है। अक्ष से दूरी स्थित बिंदुओं के लिए विभिन्न किरणों की तिर्यकता विभिन्न होती है। अक्ष से दूर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में अक्ष से दूर स्थित बिंदुओं के लिए लेंस पर पड़ने वाली आपतित किरणें की तिर्यकता समान होती है। लास्ट है विवर्तन प्रतिरूप विवर्तक का प्रक्षेप होता है, चाहे वह पारदर्शी हो या अपारदर्शी। विवर्तन प्रतिरूप प्रकाश के स्रोत का संशोधित प्रतिबिंब होता है। अब हम पढ़ेंगे एकल रेखा छिद्र पर किस प्रकार विवर्तन की घटना होती है। माना कि किसी बिंदु पर अध्यारोपित सरल आवर्ती विक्षोभों के कारण परिणामी आयाम व कला किस प्रकार हम निकालेंगे। माना कि एक वेवलेंथ लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाली किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न एक समतल तरंगाग्र किसी WF चौड़ाई E के एक आयताकार द्वारक या रेखा छिद्र AB पर आपतित होता है, जैसे कि दिखाया गया है। अब संचरण सिद्धांत के अनुसार रेखा छिद्र AB पर प्राप्त तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है, जिससे तरंगिकाएं अग्र दिशा में उत्सर्जित होती हैं। अब इन तरंगिकाओं पर हम विचार करेंगे कि आपतित तरंगाग्र के गमन की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए ये विवर्तित हो रही हैं। विवर्तित समतल तरंगाग्र W', F' उत्तल लेंस L द्वारा पर्दे के किसी बिंदु P पर फोकसित हो रहा है। ये हम डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर AB एक एकल छिद्र है। इस पर
WF1 एक तरंगाग्र आपतित हो रहा है। F1 W1 ये तरंगाग्र फोकल उत्तल लेंस के द्वारा इसमें P बिंदु पर हम इसका प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। AB तथा पर्दा XY परस्पर समांतर तथा कागज के तल पर लंबवत दिखाए गए हैं। बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम रेखा छिद्र में अनेक प्रकार स्रोत मान लेते हैं, जिससे समान आयाम A तथा समान कला वाली तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं। चित्र से स्पष्ट है कि AB द्वारक से थीटा कोण पर आपतित है और P पर फोकसित तरंगिकाओं के मध्य पथांतर है वो A से B की ओर लगातार बढ़ता जाएगा। अतः A व B से उत्सर्जित P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के मध्य जो पथांतर होगा वो BK = E sin थीटा होगा। ये एंगल थीटा और ये E है, तो ये BK E sin थीटा होगा। क्योंकि अक्ष के समांतर आपतित किरणें के लिए लेंस से अपवर्तित होकर निर्गत प्रकाशीय पथ समान लंबाई का होता है, अतः कलांतर होगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू BK = 2 पाई बाय लैम्डा E sin थीटा, जिसको कि हम पार्ट डिफरेंस डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। यदि रेखा छिद्र की चौड़ाई में द्वितीयक स्रोतों की संख्या हम P मान लें तो क्रमागत विवर्तित तरंगिकाओं के मध्यांतर जो मध्य कलांतर होगा वो डेल्टा/P होगा। A आयाम वाली P तरंगिकाओं के अध्यारोपण से बिंदु P पर परिणामी विक्षोभ का आयाम हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसको कि हम बहुभुज विधि से इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बहुभुज विधि क्या है? यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि किसी बिंदु पर विभिन्न कला संबद्ध स्रोतों से तरंगें पहुँचती तो वहाँ विक्षोभ का परिणामी आयाम विभिन्न तरंगों के आयाम के सदिश योग के बराबर होता है। माना कि प्रत्येक तरंगिकाओं का आयाम A है तथा क्रमागत तरंगों के मध्य कलांतर फाई है। जब कोई मूल बिंदु A से प्रारंभ कर क्रमवार प्रत्येक तरंग से प्राप्त विक्षोभ को A के सदिश के रूप में निरूपित करेंगे तो क्रमागत सदिशों में जो कलांतर है वो डेल्टा/P है। इस प्रकार के सदिश का हम 29 में डायग्राम नंबर 29 में दिखाया गया है। इसमें अंतिम सदिश का शीर्ष बिंदु P है। यदि प्रथम सदिश के पाद को अंतिम सदिश के शीर्ष B से मिलाने पर रेखा AB प्राप्त हो तो इन सदिशों का योग परिमाण व कला में सदिश AB के बराबर होगा। यदि द्वितीयक स्रोतों की संख्या अत्यधिक हो, जैसा कि वास्तव में होता है, तो संख्या P को हम अनंत और अग्रेसित मान सकते हैं। when P tending to infinity। इस प्रकार विभिन्न सदिशों से बना बहुभुज एक चाप के रूप में ग्रहण करता है, जैसा कि हमने आगे चित्र में दिखाया। प्रथम सदिश व अंतिम सदिश के मध्य कलांतर डेल्टा है। इस प्रकार के निरूपण से बिंदु A तथा बिंदु B की स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण होगा। ज्यामितीय से चाप AB के केंद्र C पर बनने वाला कोण ACB होगा और यह डेल्टा के तुल्य होगा। अतः कोण डेल्टा = चाप AB अपॉन त्रिज्या। चाप AB = PA है क्योंकि तरंगिकाओं का योग है और R इसकी त्रिज्या है, तो R = P अपॉन डेल्टा। अब केंद्र C से रेखा AB पर हम एक लंब CG डालते हैं जो रेखा AB को समान भागों में विभाजित करती है। Therefore एंगल ACG = एंगल BCG = डेल्टा/2 और साइन डेल्टा/2 = AG/AC। रेखा AB की लंबाई 2AG होगी = 2R sin डेल्टा/2।
आर का मान हम समीकरण 2 से रखने पर प्राप्त करते हैं। सदिश ए बी का परिमाण 2 PA अपॉन डेल्टा साइन डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू PA साइन डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2। अतः P पर परिणामी आयाम A इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू साइन डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू PA साइन अल्फा अपॉन अल्फा, जिससे P पर परिणामी तीव्रता I इज इक्वल टू A स्क्वायर, क्योंकि तीव्रता होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, इज इक्वल टू P स्क्वायर A स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू A0 स्क्वायर साइन डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। यहाँ P स्क्वायर A स्क्वायर इज इक्वल टू A0 स्क्वायर है, इज इक्वल टू I0 जो तीव्रता का अधिकतम मान है। यह उस बिंदु पर सभी विवर्तित तरंगाएं एक ही कला में पहुंचती है। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि P पर परिणामी तीव्रता कलांतर डेल्टा पर निर्भर करती है तथा विवर्तन कोण थीटा पर निर्भर करती है। अतः थीटा के विभिन्न मानों के लिए निम्नतम तीव्रता वाले अनेक बिंदु हमें प्राप्त होते हैं। अल्टरनेट डार्क एंड वाइट फ्रिंजेस हमें प्राप्त होती है। केंद्रीय उच्च जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो क्या होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो डेल्टा इज इक्वल टू 0, जिससे साइन डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2 का सीमांत मान 1 होता है। अतः थीटा इज इक्वल टू 0 पर I इज इक्वल टू I0 अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी और थीटा इज इक्वल टू 0 पर प्राप्त उच्चिष्ट केंद्रीय उच्चिष्ट कहलाता है। मुख्य निम्नलिखित प्रिंसिपल मिनिमा का होगा। समीकरण 1 में अगर I इज इक्वल टू 0 रखें तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 और साइन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। किसी निम्नलिखित की स्थिति के लिए साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 0 वेयर अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2 नॉट इक्वल टू 0। अतः डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, और डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m पाई वेयर m इज इक्वल टू 1 2 3 पूर्णांक है। और ये समीकरण हम 1 से इसमें रखें तो डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा इज इक्वल टू समीशन m पाई। अतः निम्नलिखितों की स्थिति के लिए ई साइन थीटा इज इक्वल टू समीशन प्लस माइनस m लैम्डा। अतः रेखा छिद्र से विवर्तित तरंगिकाओं में अधिकतम पथांतर बी के इज इक्वल टू लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा आदि के समान प्राप्त होने पर P पर परिणामी तीव्रता 0 प्राप्त होती है। अब है सेकेंडरी मैक्सिमा। एकल छिद्र द्वारा प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट के अतिरिक्त निम्नलिखितों के मध्य उच्चिष्ट भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। इनको गणितीय विधि के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। उच्चिष्ट या निम्नलिखित की स्थिति पर DI अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू 0 होता है। अतः समीकरण 4 का अल्फा के सापेक्ष हम अवकलन करें तो ये प्राप्त होता है I0 साइन स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट में -2 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। और I0 इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा अपॉन अल्फा क्यूब ब्रैकेट में a कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। इससे साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 या साइन माइनस साइन अल्फा प्लस अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, परंतु साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 निम्नलिखित की स्थिति प्रदान करती है। अतः द्वितीयक उच्चिष्टों के लिए साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा कॉस अल्फा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। इस प्रकार समीकरण को हम ग्राफीय विधि से ज्ञात कर सकते हैं, जिनमें हम इसको 2 टुकड़ों में विभाजित करते हैं। पहला है y इज इक्वल टू अल्फ़ा तथा दूसरा है y इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा। एक ही ग्राफ पर अल्फ़ा को x अक्ष पर लेकर
y इज इक्वल टू अल्फ़ा तथा y इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा का हम रेखांकन करते हैं तथा द्वितीय समीकरण की अनेक शाखाओं के रूप में y इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस माइनस डेल्टा के असतत वक्र हमें प्राप्त होते हैं। इस दोनों आलेखों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम समीकरण 7 के हल से प्राप्त होते हैं, जिनके मान अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, 1.43 पाई, 2.46 पाई तथा 3.47 पाई प्राप्त होते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति बताती है। यह द्वितीयक उच्चिष्टों के लिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 1.43 पाई और 2.46 पाई और 3.46 पाई प्राप्त होती है। देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 होता है और इज इक्वल टू 2m+1 पाई बाय 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार के समीकरण को द्वितीयक उच्चिष्टों में रखने पर उसकी तीव्रता प्राप्त होगी। I इज इक्वल टू 4I² अपॉन 4I0 2m+1 स्क्वायर पाई स्क्वायर। प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, इसको समीकरण 1 में रखें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 और पथांतर हुआ ई साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2। पी पर परिणामी तीव्रता आई इज इक्वल टू I0 साइन 3 पाई बाय 2 स्क्वायर अपॉन 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 4I0 9 पाई स्क्वायर। दूसरे द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 2 और पथांतर ई साइन थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 2, जिससे P पर परिणामी तीव्रता हमें प्राप्त होती है I0/61। अतः अब एकल छिद्र से विवर्तित प्रकाश